सप्टेंबर 2022 ठिकाण महात्मा फुले सभागृह। माननीय प्राध्यापक लक्ष्मण यादव साहेब। मला मराठी येत नाही तो मैं हिंदी में अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा। और इसीलिए मैं तो जानता ही नहीं यहाँ किसी को। हमें आपने दिल्ली उत्तर प्रदेश से बुला लिया तो हमारा कोई रुतबा कोई कद ओहदा नहीं है। आपको भी, कुमार साहब को भी ये महसूस हुआ होगा कि जो हमारी वैचारिक लड़ाई है उसको लड़ने वाले लोग महाराष्ट्र के बाहर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले हैं। आओ हम सब मिलकर के एक हों और एक वैचारिक लड़ाई को आगे ले चलें। इसीलिए तो हम ये आयोजन कर रहे हैं। क्या तुम्हें उन समाज सुधार आंदोलनों में, भारत के नव जागरण में, नया भारत बनाने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम पता है? आधे से ज्यादा विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है। 150 साल बाद हमने यह भारत बनाया। और तब मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन याद आता है, बाकी लोग परिवार सुधारक थे, महात्मा फूले अकेले समाज सुधारक थे। आज सब कहते हैं कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हम पूछते हैं कि शिवाजी के राज्याभिषेक करने से मना किसने किया था? क्योंकि शिवाजी ब्राह्मण नहीं है। और उसके बाद जो दोबारा राज्याभिषेक हुआ आज ही के दिन हुआ। और इसलिए सत्य शोधक समाज के स्थापना के लिए आज का दिन चुना था ज्योतिबा फूले ने। इसलिए दुगनी अहमियत है इसकी। और वो जो दूसरा शाक्त शिवराज्याभिषेक कृषक चेतना से, मुझे जितना समझ में आया, इन्होंने कहा फसल से बुद्धिस्ट परंपरा से जोड़ करके उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन इस देश में जेंडर स्टडीज जब पढ़ाई गई, स्त्री विमर्श पढ़ाया गया, तो उसमें सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाया गया, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ाया गया। यह मेरी पहली आलोचना है। वैसे ही देवी देवता के नाम पर ठगना इस ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। यह हिम्मत कहां से आई थी? मैं जब सत्य शोधक समाज को याद कर रहा हूं और अपने आज के वक्त को याद कर रहा हूं तो मुझे इतना समझ में आता है कि हम लोग डर गए हैं साहब। हम लोग डरते हैं सच बोलने में। हाँ, ये बात सच है कि अब डरने का माहौल भी बना दिया गया। हम अगर सच बोलेंगे तो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाएगा। हमारे घरों पर, आपके यहाँ तो नहीं चल रहा है, आपके यहाँ तो रातों रात पार्टी तोड़कर सरकार बदल दी जाती है। हमारे यहाँ तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपको पता होगा, खबर में पढ़ रहे होंगे। मुकदमे झेले जा रहे हैं। मैं सोचता हूं, ये मेरा आखिरी वाक्य है, मैं खड़ा हूं महाराष्ट्र की जमीन पर। मुझे याद आता है अगर आज महात्मा फूले होते तो मेरे देश के स्कूलों विश्वविद्यालयों को बिकने से और बर्बाद होने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर महात्मा फूले होते तो जाति जनगणना के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे होते। आज महात्मा फूले होते तो खेती किसानी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज महात्मा फूले होते तो महिलाओं की मुक्ति के लिए जो झूठ बोला गया इस देश में पितृसत्ता का, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे होते। और मैं सच आपकी इस वाक्य से सहमत होते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। सत्य शोधक समाज, हमारे पुरखों की कलमों ने एक नया भारत लिखा था। इतिहास लिखने वाली कलमों ने हमारे पुरखों के इतिहास के साथ दगा किया, हमें उनको किताबों में पढ़ाया नहीं। आइए हम सब एक संकल्प लें कि हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, इन सारे लोगों की किताबों को, लिखे हुए को घर घर पहुंचाएंगे, लोगों में क्रांति की चेतना जगाएंगे और वह भारत बनाएंगे जो सत्य शोधक समाज से होते हुए भारत का संविधान और मंडल कमीशन के सपनों का भारत था। अगर हम ये नहीं कर पाए तो माफ करिए, हम नालायक वारिस होंगे। आपण या ऐतिहासिक दिनाचे साक्षीदार आहोत। सत्यशोधक समाज शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव आज आपण 149व्या वर्षामध्ये संपन्न करत आहोत कार्यक्रम। आणि कोकणस्तरीय शिवराज्याभिषेक सोहळा हा 349 सप्टेंबर 2022 ठिकाण महात्मा फुले सभागृह या कार्यक्रमामध्ये बामसेब, युनिटी ऑफ मूल्यवासी बहुजन समाज व अखिल भारतीय आगरी परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये सर्व पाहुण्यांचे मी स्वागत करतो। माननीय प्राध्यापक लक्ष्मण यादव साहेब, प्रख्यात बहुजन विचारवंत दिल्ली, यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो। माननीय प्राध्यापक लक्ष्मण यादव साहेब,
प्रख्यात बहुजन विचारवंत दिल्ली यांना विनंती करतो की आपण या विचारमंचावर येऊन विषयाच्या अनुषंगानं मार्गदर्शन करावे, मत व्यक्त करावे. माननीय प्राध्यापक लक्ष्मण यादव साहेब. बामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज व अखिल भारतीय आगरी समाज परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोंकणस्तरीय शाक्त शिवराज्याभिषेक सोहळा व सत्यशोधक समाज शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव में आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मेरा अभिवादन. मला मराठी येत नाही तो मैं हिंदी में अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा. और आज मैं सभी आयोजकों को शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने सत्यशोधक समाज के 150वें साल में महाराष्ट्र के उस इलाके में ये कार्यक्रम आयोजित किया है जो सत्यशोधक समाज का कार्यक्षेत्र रहा है. और 150 साल बीत गए और आज के इस आयोजन का विषय भी रखा गया है कि सत्यशोधक आंदोलनाचे पुनर्जीवन पुनर्निर्माण केल्या शिवाय सामाजिक क्रांतीचे ध्येय पूर्ण हो शकत नाही. इसका मतलब ये कि सत्यशोधक आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करना और उसके आगे एक शब्द है पुनर्निर्माण करना. केवल जीवित नहीं करना, उसको आज के संदर्भ में नए सिरे से एकजुट करना, ये सबसे जरूरी है. और जब तक ये नहीं किया जाएगा सामाजिक क्रांति का ध्येय पूरा नहीं होगा. तो आज 150 साल बाद जब मैं यहां खड़ा हूं मध्य भारत के कोने पर, और मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के इलाके का, दिल्ली में रहता हूं, महाराष्ट्र में आया हूं, मुझे लगता है कि ऐसे ही किसी भारत का ख्वाब महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने देखा होगा जिसको हमें आज मौका मिला है. और इसलिए मैं अभी फिलहाल, चूंकि वक्त बहुत कम है, उस इतिहास में आपको नहीं ले जा रहा हूं कि सत्यशोधक समाज क्या था, कैसे काम करता था. हो सकता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो. शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया, अभी हम लोग बैठे थे तब भी और अभी उद्घाटन को तब में भी दशरथ दा ने बताया कि ये जो भवन बना दीबाजी पाटिल के अगुवाई में आगरी समाज के नाम पर, और लोगों ने उनसे आह्वान किया कि इस भवन को चूंकि आपके नेतृत्व में बन रहा है तो आपके नाम पर होना चाहिए. उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हमने सोच लिया है किसके नाम पर होगा. और जब मैं आ रहा था तो सामने देखा तो मैं कुमार साहब से यही पूछ रहा था क्या कोई सरकारी बिल्डिंग है क्या. इन्होंने कहा नहीं साहब, उस समाज के लोगों ने बनवाया है और उसका नाम लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले सभागार. इससे बड़ी बात और क्या होगी. आज महात्मा फूले की विरासत में खड़े हम लोग और बहुजन समाज के लोग ये देख रहे हैं कि हमारा नाम सबसे आगे हो,
काम भले ही हम कम करें लेकिन नाम हमको सबसे ज्यादा चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोग बहुत बिखरते जा रहे हो, मुझे दिवाजी पाटिल साहब का यह काम बहुत अहमियत रखता है। खुद का नाम पीछे करके अपने पुरखे का नाम आगे कर दिया, यह बड़ी ताकत देता है हमें। और इसलिए जब मैं आज की बात कर रहा हूं, और अभी हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, महात्मा फूले अपने लेखनी में कुणबी किसान शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, कुणबी किसान। और हम लोग आज संवैधानिक भाषा में कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और उसके बाद बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में तो खैर सब हैं, लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो ओबीसी आ गए, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये तो संवैधानिक टर्म हुआ। कल्चर से क्या शब्द मिला मुझे, इसलिए ज्योतिबा फूले, मैं हिंदी पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अभी आऊंगा उस बात पर कि महात्मा फूले की लड़ाई क्या थी, सत्यशोधक समाज की लड़ाई क्या थी। ठीक पूर्व के वक्ता ने वो बात कह दी है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति गई, वित्त गया। और हमारे देश में आज जब हम बात कर रहे हैं, यही सतारा भिड़ेवाला, उससे चंद कदम की दूरी पर जब हम आज 2022 में खड़े हैं, तो साथियों आज का वक्त हमारा यह है कि इस देश के सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है, ताकि हमारी मति, गति, वित्त सब बर्बाद हो जाए। हम उस चुनौती के सामने खड़े हैं। और इसलिए मुझे महात्मा फूले जब याद आ रहे हैं, अपनी विरासत याद आ रही है, तो लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे जैसे जाने कितने प्रोफेसर अब ठेके पर काम कर रहे हैं। ठेके पर प्रोफेसर बनाना है इनको विश्व गुरु, और गुरु है ठेके पर। कल वो क्लास में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा उसको पता ही नहीं है। ये चुनौती हमारे सामने है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेच दो प्राइवेट हाथों में। मैं याद करता हूं सतारा, पुणे, भिड़ेवाला, जहां आज से लगभग 1848, आप कल्पना करिए वो भारत कैसा था। कोई व्यक्ति अपने घर में लड़ रहा है, पिताजी कह रहे हैं कि या तो तुम अपने स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। वो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ देता है, स्कूल चुनता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल सके। हम उनके नाम को आज याद कर रहे हैं। मैं तो ताकत लेता हूं जब भी इस तरह की पुरखों पर बात होती है, तो सबसे पहला काम ये मेरा है, मैं ये महसूस करता हूं कि 150 साल बाद कल्पना करें कि कितने हमारे नौजवान बच्चे इस हिस्ट्री, इतिहास को जानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं। अभी सभागार का एक औसत निकालिए, इस सभागार में जितने लोग हैं उनकी औसत उम्र कितनी निकलेगी? 50 साल से ऊपर। नौजवान कम है, बहुत कम है। अब ऐसा नहीं कि नौजवान भटक गए हैं या सारे नौजवान कांवड़ हो रहे हैं, वो हम अभी हिस्ट्री से जोड़ नहीं पा रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं तो जानता ही नहीं यहां किसी को। हमें आपने दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बुला लिया, तो हमारा कोई रुतबा, कोई कद, ओहदा नहीं है। आपको भी, कुमार साहब को भी ये महसूस हुआ होगा कि जो हमारी वैचारिक लड़ाई है उसको लड़ने वाले लोग महाराष्ट्र के बाहर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले हैं। आओ हम सब मिलकर के एक हों और एक वैचारिक लड़ाई को आगे ले चलें। इसीलिए तो हम ये आयोजन कर रहे हैं। तो मैं याद करता हूं, एक बात, दो बातें बोलूंगा, जिसमें से पहली बात मेरी ये है कि सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ। 150 साल का इतिहास मुझे सामने मेरे नजर आ रहा है। एक भारत समाज सुधार आंदोलन चला रहे हैं और बड़े बड़े नाम हैं। मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों से कई बार पूछता हूं कि क्या तुम्हें उन समाज सुधार आंदोलनों में, भारत के नवजागरण में, नया भारत बनाने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम पता है? आधे से ज्यादा विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है। 150 साल बाद हमने यह भारत बनाया है। और तब मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन याद आता है, बाकी लोग परिवार सुधारक थे, महात्मा फूले अकेले समाज सुधारक थे। वो लोग परिवार सुधारते रहे।
और इसलिए मैं पहली जो बात कर रहा हूं, ये गुजारिश है, शायद हमें इस रूप में भी लोगों को समझाना है कि जो इतिहास पढ़ाया गया हमारे पुरखों, इसमें तो तमाम लोगों की तस्वीरें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में आज अभी कुमार साहब बता भी रहे थे, मैंने जब पूछा कि ये शाक्त शिव राज्याभिषेक का मतलब क्या है, तो इन्होंने वो बताया। और हम लोग तो इतना किस्सा बस जानते थे कि शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे तो ब्राह्मणों ने, आज सब कहते हैं कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हम पूछते हैं कि शिवाजी के राज्याभिषेक करने से मना किसने किया था? क्योंकि शिवाजी ब्राह्मण नहीं है। और उसके बाद जो दोबारा राज्याभिषेक हुआ आज ही के दिन हुआ, और इसलिए सत्य शोधक समाज के स्थापना के लिए आज का दिन चुना था ज्योतिबा फूले ने, इसलिए दुगनी अहमियत है इसकी। और वो जो दूसरा शाक्त शिवराज्याभिषेक कृषक चेतना से, मुझे जितना समझ में आया, इन्होंने कहा फसल से बुद्धिस्ट परंपरा से जोड़ करके उनका राज्याभिषेक किया गया। और हम लोगों ने 150 साल बाद, गलती किसी की भी हो साहब, आज शिवाजी हिंदू राष्ट्र वालों के खेमे में लहरा रहे हैं, जबकि ढंग से पूछ लिया जाए कि शिवाजी का विचार क्या था तो उनको पचाने में भी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी वो हमारे नायक को अपना बनाकर उसे नफरत का आइकॉन बना रहे हैं। हमारे उत्तर भारत में शिवाजी किस रूप में जाने जाते हैं? केवल हिंदू मुस्लिम प्रतीक के रूप में जानते हैं कि वो हिंदू राजा थे। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा ज्योतिबा फूले साहब का, इन्होंने शिवाजी का पवड़ा लिख करके वो बात साबित की कि शिवाजी कैसे कुंभी किसान कामगार लोगों के नायक थे, इस देश को बनाने वालों के नायक थे, नफरत के नायक नहीं थे। लेकिन यह भी बात किताब में नहीं लिखी गई। जो छत्रपति शाहू जी महाराज शिव और ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी के साथ स्कूलों की श्रृंखला खोजते हैं, और उसके साथ बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु संगोपन गृह, ये सब क्या है? विधवाओं के बलात्कार के बाद जो मार दिया जा रहा है, मर जा रही हैं, बच्चे फेंक दिए जा रहे हैं, वो किसी भी जाति के हों, बड़े बड़े पोस्टर लगाया इन लोगों ने अपने गांव में जाकर के कि आप ना अपने को मारें ना अपने बच्चों को मारें, अगर कोई आपको नहीं पूछता है तो आइए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में, शिशु संगोपन गृह में, हम आपकी देखभाल करेंगे। उसमें तो सब जाति के लोग थे। लेकिन इस देश में जेंडर स्टडीज जब पढ़ाई गई, स्त्री विमर्श पढ़ाया गया, तो उसमें सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाया गया, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ाया गया। यह मेरी पहली आलोचना है। और इसलिए मैं सवाल पूछता हूं, बड़े बड़े पोस्टर तो लगाया चोटीधारी लोगों ने कि ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं स्कूल खोल करके, तब ज्योतिबा फूले गुलामगिरी लिखते हैं। और उस गुलामगिरी में मुझे केवल एक वाक्य समझ में आता है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। केवल इतना लिखा है उन्होंने गुलामगिरी में। और वो गुलामगिरी क्या है? मानसिक गुलामी। मानसिक, मुझे एक किस्सा साहब बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय लगता है, पूरे देश में जहां जाता हूं उसको याद करता हूं। ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी है, तृतीय रत्न, नाटक है छोटा सा, तृतीय रत्न नाटक। उसके आधार पर एक किस्सा हमारे यहां चलता है। एक आदमी कुंभी किसान जाति का, जिसको अभी साहब बोल रहे थे भूमिपुत्र, मुझे यह शब्द बड़ा पसंद आया। और हमारे यहां उत्तर भारत में चौधरी छोटू राम से लेकर के जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव की विरासत, किसान कमेरा जाति कहते हैं उन्हें, श्रमजीवी कहते हैं। श्रमजीवी मतलब समझ रहे ना, मेहनत करके जो जीवन जीता है, श्रम करके अपना जीवन जी रहा है। और जो लोग हैं बाकी वो परजीवी हैं, श्रमजीवियों का शोषण करके 10% लोग सारा लूट रहे हैं। मुझे लगता है जब महात्मा फूले लिख रहे हैं तो वो 90% वाली बात कर रहे हैं। महात्मा फूले इसलिए 90% वाली बात करके लुटेरों को 10% में लिख रहे हैं, और उसी को कह रहे हैं वो मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं। और जब उस नाटक को मैंने पढ़ा तो उसमें एक गरीब किसान, कुंभी किसान है, और वो जाता है और एक ब्राह्मण से कहता है मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है। तो ब्राह्मण उसका पतरा देख करके कहता है कि तुम्हारा शनि ठीक नहीं है, शनि ग्रह ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि क्या करना होगा? तो कहा हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा इतना खर्चा आएगा। तो कहा कि इतना पैसा तो नहीं है।
तो मैं उसे अपने ढंग से जो हमारे यहाँ चलता है वो बता रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, आधे में हम तुम्हारी हवन करा देंगे। वो आदमी बोला कि साहब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। फिर ब्राह्मण ने कहा कि फिर चलो इतने पैसे दे दो, 1 महीने के लिए शनि को ठीक जगह पे ले आऊंगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, जब पैसा हो तो हवन करा लेना। उस आदमी ने कहा नहीं साहब इतना पैसा भी नहीं है। तो कहा अच्छा 1000 रुपए दे दो, कुछ दिन के लिए मंत्र दे देता हूं, जब पैसा हो जाए तो हवन करा लेना। वो खड़ा होकर वो व्यक्ति अपनी जेब दिखाकर कहा कि साहब हमारी जेब में तो 1 फूटी कौड़ी नहीं है। वो ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा होकर बोला जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कर्मकांड से लड़ने का एक लोकल तरीका है, हम लोगों को अपने समझा सकते हैं आपको कैसे मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। मुझे ज्योतिबा फूले जब भी पढ़ते हुए महसूस होते हैं तो एक वैज्ञानिक चेतना वाला, एक नए भारत को रचने वाला, भारत के नवजागरण का अगुआ नायक नजर आते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। और यह बात इस देश के इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई। यह मेरी पहली बात है। और इस देश में लोगों को जानने ही नहीं दिया गया कि महात्मा फूले का मतलब क्या है। और महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर, इनकी तो एक विरासत, एक कड़ी है ना। और फिर मैं आता हूं सत्य शोधक समाज पर। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, नाम ये क्यों रखा होगा महात्मा फूले ने। और यहीं से मैं आज वाली बात पर आकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये मेरी बातचीत का दूसरा पक्ष है। हम 2022 में खड़े हैं और हम तो ऐसे जमाने में खड़े हैं जब सत्य शोधक समाज पर बात कर रहे हैं, तब जब इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस सदी का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति बनाया हो। उन लोगों का काम केवल झूठ बोलना है। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इस पर भी झूठ ही तो परोसा जा रहा है। और यह तो महाराष्ट्र का इलाका है साहब। 1998 पुराने लोग जानते होंगे, इधर से ही एक अफवाह उड़ी थी कि गणेश की मूर्ति दूध पीना शुरू कर दी है। आजकल गणेश जी को प्यास लगना बंद हो गया है क्या? अब क्यों नहीं दूध पीती? और 1998-99 की बात है। हमारे देश में कैसे अफवाहें फैल जाती हैं। और सब लोग, अभी कोरोना आया और हमारे उत्तर भारत में कोरोना माता का मंदिर बन गया, महिलाएं जाके पूजा कर रही थी। हम तो मानसिक रूप से उस गुलामी में जी रहे हैं ना। और लोग झूठ बोल करके व्यापार कर रहे हैं। मुझे याद आता है अपना पुरखा ज्योतिबा फूले जो कहता है कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, ये मिट्टी का बर्तन बनाना कुम्हार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही देवी देवता के नाम पर ठगना इस ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। ये हिम्मत कहां से आई थी? मैं जब सत्य शोधक समाज को याद कर रहा हूं और अपने आज के वक्त को याद कर रहा हूं तो मुझे इतना समझ में आता है कि हम लोग डर गए हैं साहब। हम लोग डरते हैं सच बोलने में। हाँ, ये बात सच है कि अब डरने का माहौल भी बना दिया गया है। हम अगर सच बोलेंगे तो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाएगा। हमारे घरों पर, आपके यहाँ तो नहीं चल रहा है, आपके यहाँ तो रातों रात पार्टी तोड़कर सरकार बदल दी जाती है, हमारे यहाँ तो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको पता होगा, खबर में पढ़ रहे होंगे, मुकदमे झेले जा रहे हैं। और मैं याद करता हूं हर मंच से अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू और बाबा साहब की पारिवारिक विरासत से प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को 2 साल से ज्यादा हो गए, वो लोग जेल में हैं। भीमा कोरेगांव पर उन्होंने याद किया था। इसलिए सच बोलना अब खतरनाक हो गया है। हमारा एक कवि है राजेश जोशी, वो लिखता है कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। और मुझे याद आता है कि अगर आज ज्योतिबा फूले होते तो उनको भी कहीं जेल में न डाल दिया गया होता। इसलिए मैं जब याद कर रहा हूं सत्य शोधक समाज को तो मैं एक ही चीज पर गौर कर रहा हूं, उन्होंने नाम क्यों रखा? सत्य शोधक और समाज। और मैं याद कर रहा हूं सत्य शोधक समाज, बहुत अग्रज लोग बैठे हुए हैं। सत्य शोधक समाज इस देश में कर्मकांड, कुरीति, अंधविश्वास के खिलाफ काम करता था। शादी विवाह होगी तो उसका अलग एक पत्र बना हुआ था। लोग वादा लेते थे कर्मकांड को खत्म करने का। तो मैं सोचता हूं कि वो सत्य कौन सा था जिसको शोधने के लिए महात्मा फूले याद कर रहे थे। वो सत्य था शिक्षा का, वो सत्य था वैज्ञानिक चेतना का, तर्क का, विवेक का, वो सत्य था समानता का, वो सत्य था न्याय का, वो सत्य था महिला और पुरुष में बराबरी का,
वो सत्य था गरीब और अमीर में बराबरी का, वो सत्य था एक ऐसे भारत को बनाने का जिसमें सब बराबर हों। क्योंकि हमारा नायक ज्योतिबा फुले जब पढ़ने जाता है तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ता है और कहता है कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग ही इस देश को चलाने वाले लोग होंगे। और इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं, मैं बस आज के सवालों पर याद कर रहा हूं। आज हमारे सामने सत्य के सामने चुनौती है, हमारा जातियों का समूह तोड़ दिया गया है। आज मैं बड़े देर से समझना चाह रहा था कि मराठा कौन, पता चला उनको ही आपस में लड़ा दिया गया, बांट दिया गया। कुनबी किसान जातियां वो सारी आपस में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एकजुट करें। नंबर एक बात, ये आज का सच है, वो तोड़ रहे हैं, हमको लड़ा रहे हैं, हमको जोड़ना है। जितने भी लोग हाथ से श्रम करते हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, मेहनत से जुड़े हैं, हम सब एक हैं। ये महात्मा फुले का सच है। और एक होकर के करना क्या है? पहली लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरा आग्रह है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अगर बर्बाद हो गए तो डिग्रियां ही नहीं मिलेंगी, चेतना खत्म हो जाएगी हमारे लोगों की, और फिर वापस उसी गुलामी में फंस जाएंगे जिससे मुक्त करने के लिए उन्होंने गुलामगिरी लिखा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जाति जनगणना क्यों जरूरी है? और पहले के वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ये राष्ट्र तब तक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन सकता अगर जाति है तो जाति गिनना जरूरी है, और अगर जाति को खत्म करना है तो जाति को गिनना जरूरी है। धर्म गिनते हो सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी तो जाति गिनने से सांप्रदायिकता थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि भेद खुल जाएगा कि कहीं 3% लोग 97% जगहों को कब्जा तो नहीं किए हुए। इसलिए आज अगर महात्मा फुले होते, मैं सोचता हूं, ये मेरा आखिरी वाक्य है, मैं खड़ा हूं महाराष्ट्र की जमीन पर, मुझे याद आता है अगर आज महात्मा फुले होते तो मेरे देश के स्कूलों विश्वविद्यालयों को बिकने से और बर्बाद होने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर महात्मा फुले होते तो जाति जनगणना के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे होते। आज महात्मा फुले होते तो खेती किसानी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज महात्मा फुले होते तो महिलाओं की मुक्ति के लिए जो झूठ बोला गया इस देश में पितृसत्ता का, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे होते। और मैं सच आपकी इस वाक्य से सहमत होते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। सत्य शोधक समाज, हमारे पुरखों की कलमों ने एक नया भारत लिखा था। इतिहास लिखने वाली कलमों ने हमारे पुरखों के इतिहास के साथ दगा किया, हमें उनको किताबों में पढ़ाया नहीं। आइए हम सब एक संकल्प लें कि हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, इन सारे लोगों की किताबों को, लिखे हुए को घर घर पहुंचाएंगे, लोगों में क्रांति की चेतना जगाएंगे और वह भारत बनाएंगे जो सत्य शोधक समाज से होते हुए भारत का संविधान और मंडल कमीशन के सपनों का भारत था। अगर हम ये नहीं कर पाए तो माफ करिए, हम नालायक वारिस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवाद।